हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट से संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी की क्लासेस। तो देखते हैं आज अपनी क्लास किस प्रकार से रहने वाली है और क्या क्या प्रश्न आपसे हम पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? आप लोग बताइए, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, जहां बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के लिए आधिकारिक अवसर मिले, या फिर जहां शिक्षक बोले और बालक ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, या फिर दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो आप बताइए, इन चारों में से भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का माहौल सदैव होना चाहिए जहाँ पर बालकों को उनकी बात और कहने का और सुनने का समान रूप से अवसर मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ पर बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के लिए आधिकारिक अवसर मिले, इस प्रकार का होना चाहिए भाषा की कक्षा का माहौल। जुड़ चुके हैं साथियों, साथ में जितने हमारे भाई और बहन साथी जुड़ चुके हैं वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में, और वीडियो को शेयर भी कर दें एक बार। सभी लोग लाइक करते। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कविता का मुख्य लक्ष्य है। आपको बताना है कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण दोष को सुधारना, या फिर भाषा एवं सहानुभूति करना, या फिर कविता का सरलार्थ बताना। कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप लोगों को बताना है कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अगर हम कविता पढ़ते चले जाएंगे और उनके उसकी व्याख्या नहीं बताएंगे, उसको सरलार्थ करके नहीं बताएंगे, तो विद्यार्थी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कविता का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को कविता का अर्थ बिल्कुल सरल तरीके से बताते हुए चलना। अगर आप सिर्फ कविता पढ़ते चले जाओगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं, ये भाषा बोली तक नहीं समझ में आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अक्षर बोध प्रणाली या फिर प्राचीन प्रणाली से छात्रों का वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, या फिर वितरण दोष नहीं आ पाता है, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का क्या फायदा हुआ है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे। अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उच्चारण जो है क्या हुआ है? शुद्ध हुआ है। उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर जब उनको सभी अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा, कौन सा अक्षर कैसे बनता है, कौन आधा बनता है, कौन पूरा बनता है, और किस प्रकार से किस अक्षर का उच्चारण होता है, तो फिर क्या होगा? उच्चारण में शुद्धता आएगी। जो भी वर्ड वो बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे, वो शुद्ध बोलेंगे। इसीलिए अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। आपको बताना है डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्या वो शिक्षक उद्देश्य से संबंधित है, या फिर सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करवाने वाले हम लोग हैं। आप बने रहिए, सारे के सारे वीडियो देखिए, पीछे जाइए, और सीटेट के कई सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उनको सबको देख लीजिए एक बार। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे के सारे वीडियो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी उद्देश्य जो हैं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप हमारे पीछे के वीडियो साथियों जरूर देख लेना। EVS जो है, हमारी जो क्लास चल रही है, EVS की जो क्लासें चलती हैं, उसका आपको थ्योरी करवाया गया है। वहाँ पर जाकर देखिए, आप प्ले लिस्ट में पड़ी होंगी। EVS की थ्योरी करवा दी गई है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर आपने थ्योरी एक बार पढ़ ली, जा करके 2-4 दिनों में टाइम निकाल के पढ़ लीजिए जी। चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने, आपको वहीं से मिलना तय है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों का अनुभूत रहित होना, भावों की अनुभूति करना, आनंद का संचार करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका होता है
ऑप्शन नंबर बी, भावों की अनुभूति करना कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? भावों की अनुभूति करना। आगे देखते हैं। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। मातृभाषा से संबंधित, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो एक बार आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान क्या होगा? आपको बताना है। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है, क्या वो प्रस्तावना है, आदर्श वाचन, या फिर भाव विश्लेषण हो जाएगा, या फिर समभावी कविता हो जाएगा? पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करें एक साथ। आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भाव विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका है, भाव विश्लेषण पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है, आपको बताना है। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, या फिर छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। तीसरा है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। चौथा है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो आप लोग आंसर कर देंगे एक बार इसका। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, आपको बताना है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए सभी लोग। हमारे सभी साथी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारी पिछली वीडियो उन्होंने नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हम पीछे आपके लिए डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्या होता है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, आपको बताना है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, पहला ऑप्शन दिया है भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तीसरा है भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। चौथा है भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। क्या हो? भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? क्या पूछ रहा है? किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? आपको बताना है। क्या वो आगमन विधि हो जाएगा, या फिर निगमन विधि हो जाएगा, या फिर आगमन निगमन दोनों विधि होगा, या फिर भाषा संसर्ग विधि हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं साथियों, आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे आंसर आपके सही निकलें। 23 क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास में लेकर आए। 23 में से अगर आपने 16-17 क्वेश्चन कर लिए तो आप मानना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? भाषा संसर्ग विधि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा संसर्ग विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, आपको बताना है। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। एक बार ऑप्शन देखिए और आंसर करना है आपको। क्या वो अर्थबोध होती है? माध्यमिक शिक्षण पर पूछ रहा है। माध्यमिक स्तर पर क्या अर्थबोध हो जाएगी, या फिर गीत हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी, या फिर उद्दीपन हो जाएगी? माध्यमिक बताइए। माध्यमिक, प्राथमिक नहीं पूछ रहा है, माध्यमिक बताना है आपको।
माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होती है? व्याख्या। यहाँ पे हो जाएगा व्याख्या। क्या हो जाएगा? कविता शिक्षण की प्रणाली कैसी होती है? व्याख्यात्मक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? तो आप लोग बताएंगे एक बार, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, पाठ्यपुस्तक, रेखाचित्र, श्यामपट्ट या फिर चित्र। आप लोग आंसर करिए एक बार, सबसे अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बताना है? स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? ये सभी लोग आंसर करेंगे। ये होगा नहीं, स्वरलोप तो हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्वर गायब नहीं किया गया है, एक स्वर बढ़ ही गया है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से बताइए किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है ये? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? स्वरागम। क्या हो जाएगा? स्वरागम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा के शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। पूछ रहा है कि अगर आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, आप कक्ष के छात्रों के आगमन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? आप कक्ष के छात्रों के आगमन के लिए किसका सहारा लेना चाहोगे? अगर आप एक विद्यालय में हिंदी के अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो आपको बताना है, क्या वो बोर्ड परीक्षा का होगा या फिर निबंधात्मक परीक्षा का होगा या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा या फिर ग्रेडिंग व्यवस्था का होगा? तो आंसर करेंगे आप एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ग्रेडिंग व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेडिंग व्यवस्था। बोर्ड परीक्षा तो वैसे भी नहीं करवा सकते क्योंकि आपको आगमन करवाना है छात्रों का, परीक्षा नहीं लेना आपने अभी उसको, ये नहीं कि पूरे साल पढ़ाई करवा ली है। तो इसका हो जाएगा ग्रेडिंग। आगे चलते हैं। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का इसका हो जाएगा छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग देख लें एक बार इसको। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जाता है जब छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉट डॉट की भूमिका उस डॉट डॉट को समझने की होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षक निर्धारित लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हैं। आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला भरना है और यहाँ पे इनमें से कौन सा भरा जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। तो एक बार आप बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या भरना है? यहाँ पे भरना है आकलन की भूमिका उस प्रगति को समझने की होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षक निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आकलन और प्रगति यहाँ पे भरना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। पहला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऐसा होता है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर करिए। दूसरा है भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि खाली भाषा की शुद्धता पर ही बल दिया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे आप देख लीजिए। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल सही है। भाषा समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही नहीं है जो कथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? आपको बताना है। हस्त कौशल से दी जाती है, प्राकृतिक पर्यावरण से दी जाती है, सामाजिक पर्यावरण या फिर उपयुक्त सभी माध्यम से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर कर देंगे तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, आपको बताना है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे एक बार। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा है भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो इसका हो जाएगा यही वाला ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का लाभ है। हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का लाभ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए आप लोग और आंसर कर दीजिए एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा सुनकर धारण करने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है। क्या होता है? सुनकर धारण करने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का लाभ होता है कि सुनने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, उसके कहानी को सुनते हैं, फिर उसके द्वारा जो निचोड़ निकलता है यानी कि इसका क्या अभिप्राय होता है कहानी कहने का, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, सुनकर धारण करने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है कहानी के द्वारा। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है साहचर्य सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत या फिर लिखने का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में आप जितनी बार बच्चों को याद करने के लिए बोलेंगे या बच्चा जितनी बार याद करेगा, जितनी बार आवृत्ति यानी बार बार इसको पढ़ेगा समझेगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, विकास होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो आपको बताना है किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करें कि विद्यार्थी की जांच कर पाएँ, हम उनकी योग्यता की निर्धारण की जांच कर पाएँ कि वो लोग आपस में किस प्रकार का संबंध है उनके बीच में। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इसका हो जाएगा निबंधात्मक। क्या हो जाएगा, निबंधात्मक। जब आप किसी विद्यार्थी के साथ बातचीत करोगे थोड़ी देर, घंटा आधा घंटा, या फिर आप उससे कुछ लिखने के लिए बोलेंगे कोई निबंध किसी, तब आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार के प्रवृत्ति का बच्चा है। जब उससे बातचीत करोगे या फिर वो कुछ लिखेगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है निबंधात्मक। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग हमारे साथी पुराने वो लोग एक बार वीडियो को सभी के पास शेयर कर देंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद में, और लाइक कर लेंगे वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।